we should also see that what is the impact of endogenous costs and exogenous cost on the number of firms and thereafter on this concentration. हमें ये एनालाइज करना है कि एंडोजेनस कॉस्ट और एक्सोजेनस कॉस्ट नंबर ऑफ फर्म्स पे क्या इम्पैक्ट करती है एंड इन टर्न कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट करती है. अब हमें ये चीज तो पक्का से क्लियर है कि जब हमारा नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज करेगा तो हमारा मार्केट कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करेगा, और जब नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस करेगा तो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा. ये चीज तो अभी तक हमको क्लियर हो गई है, जो हमने कल डिस्कस किया था और जो आज ट्यूटोरियल में रिवाइज हुआ है उसके बेसिस पे वी आर क्लियर विद दिस रिलेशनशिप एट लीस्ट. Now we need to see what are endogenous cost and what are exogenous cost. एक्सोजेनस कॉस्ट होती है जब हम सिर्फ कोई एक फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, जो हमें एक्सोजेनस. और एंडोजेनस कॉस्ट होती है जो हमें एसोसिएटेड कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, एसोसिएटेड कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है अलोंग विद दिस फिक्स्ड कॉस्ट. एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब आपकी बुक में दो केस स्टडी गिवन है. केस स्टडी 1 में वो ये बोल रहे हैं, केस स्टडी 1 they are talking about let us just read since PPT is open, वहीं से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. They are comparing the I think beer market. Yes. So so the structure of beer industry in Portugal is not very different from that in the United States. तो ये बोल रहे हैं structure almost same है. In Portugal, aside from some small firms, there are 2 firms that approximately share the market. So Portugal, there are only 2 firms which are sharing the market, and in the United States, the industry is dominated by the 3 firms. One is a very large firm, one is medium firm, and one is relatively small firm. So considering all these aspects, and they are also saying one fact, that is United States economy is 30 to 50 times bigger as compared to the Portuguese economy. तो जो अभी तक हम लोगों ने पिछली केस स्टडी, पिछला जो हमने फर्स्ट अभी ट्यूटोरियल में रिवाइज किया है, उसमें तो हमने यही देखा था कि जब हम लोगों का मार्केट साइज इंक्रीज होता है तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स भी इंक्रीज होना चाहिए. चलो ये प्रोपोर्शनल इंक्रीज भी नहीं हो रहा है तो कम से कम नंबर ऑफ फर्म्स √30 टू √50 इतना तो इंक्रीज होना चाहिए ना. तो अब जो अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप देखी थी इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स की, सो दे आर सेइंग one would expect a much greater difference in the equilibrium number of firms, and specifically one would expect that the number of the United States to be at least 30 to root of 30 to 50 times bigger than the Portugal. यही एक्सपेक्टेशन होता है जो इक्वेशन इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फॉर्म्स की हमने डिस्कस किया है. जिन लोगों ने ट्यूट अटेंड किया और कल की क्लास अटेंड की थी, क्या ये केस स्टडी समझ आई कि अगर हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी 30 to 50 टाइम्स बिगर है, तो अगर प्रोपोर्शनल नहीं तो कम से कम हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फर्म्स यूएस में जो बियर मार्केट में है वो √30 to √50 टाइम्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू द पोर्टुगल इंडस्ट्री. बट हम ये नहीं देख रहे हैं. पोर्टुगल में अगर 2 लार्ज प्लेयर्स हैं तो यूएस इकोनॉमी में सिर्फ 3 लार्ज प्लेयर्स हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं अराइज हो रहा है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो हमने अभी तक हम बोलते आ रहे थे कि ये प्रोपोर्शनल रिलेशन की ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, तो इसके हिसाब से तो हमारी नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी इन द यूएस इकोनॉमी. गाइस, व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? प्लीज रिप्लाई. अगर क्लियर है तो रिप्लाई करो, नहीं है तो बोलो रिपीट करने के लिए, किसी दूसरे मेथड से समझाऊंगी, बट एटलीस्ट बताओ तो सही. लंच कर रहे हो क्या? Anyway, so why is the number of firms in the United States only 3 and not 10 or 15 as the model in the previous section suggested? So one important aspect of this beer industry is कि हमने अभी तक एडवर्टाइजिंग को कंसीडर नहीं किया है. Advertising expenditures are a very large fraction of sales. तो हम
अब जो एंडोजेनस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे ना, उसमें इन्होंने बोला है कि इवन दो द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, अगर हम उसको एज फ्रैक्शन ऑफ सेल्स की बात करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेल्स की बात करते हैं, सो दिस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज सपोज 10% इन बोथ यूएस एंड पोर्तुगल। पर क्योंकि हम इसको एज फ्रैक्शन ऑफ सेल्स ले रहे हैं, तो हमको पता है कि सेल्स से 30 to 50 टाइम्स ग्रेटर हैं एज कंपेयर्ड टू द सेल्स इन पोर्तुगल। इसका मतलब कि अगर हमारी कोई भी एक ऐसी फर्म है जो यूएस बियर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है, तो अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड कॉस्ट मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, उनको अपना एक रिटेल स्टोर सेटअप करना पड़ेगा, उन सारी चीजों के अलावा उनको ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह की एंडोजेनस कॉस्ट है जो कि मार्केट के अंदर ही डिटरमिन हुई है। मार्केट में एंटर करने के लिए तो उनको एक फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी है, बट मार्केट में सस्टेन करने के लिए और अपना एक प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए या पीसीपी इज इक्वल टू एमसी पे ऑपरेट करने के लिए उनको ये एडिशनल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी। तो हम ये बोलेंगे कि हम क्योंकि हमारा एंडोजेनस कॉस्ट ग्रेटर है इन यूएस एज कंपेयर्ड टू पोर्तुगल, क्योंकि पोर्तुगल की अगर सेल्स कम है तो 10% ऑफ द सेल विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू द 10% ऑफ हायर सेल्स इन यूएस। तो एंडोजेनस कॉस्ट यूएस में ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू पोर्तुगल, एंड दिस इज द रीजन कि यूएस का जो मार्केट साइज है वो 30 to 50 टाइम्स बड़ा है। मार्केट साइज 30 to 50 टाइम्स बड़ा है, पर नंबर ऑफ फर्म्स इतना ज्यादा डिफर नहीं करती हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ फर्म्स इन पोर्तुगल। पोर्तुगल में 2 लार्ज फर्म्स हैं तो यूएस में सिर्फ 3 लार्ज फर्म्स हैं, क्योंकि यूएस मार्केट में एंटर होने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट भी बियर करनी पड़ेगी। तो हमारी कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो विद इन द इंडस्ट्री हमें इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए बियर करनी पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड कॉस्ट। वो फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पे ये एक्सोजेनस कॉस्ट ट्रीट कर रहे हैं। सो अभी तक जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो हमारा ये नंबर ऑफ फर्म्स है, इनके बीच में एक नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करता है तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस करता है। उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि अगर इस फिक्स्ड कॉस्ट के साथ हमें कोई एंडोजेनस कॉस्ट भी बियर करनी पड़ गई, तो ये जो नंबर इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स है ये हमारा और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो वी विल नाउ प्रूव दिस पॉइंट using various methods that yes, this is true when the endogenous cost is higher, or if we are comparing two industries, one जहाँ पे हमारी endogenous cost exist करती है and second जहाँ पे हमारी endogenous cost exist नहीं करती है। तो जहाँ हमारी endogenous cost exist करेगी वहाँ पे number of firms कम होंगे as compared to the industry जहाँ पे हमारी endogenous cost exist नहीं करेगी। Guys, are we clear with the objective कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Are we clear with this objective? All right. So now when we talk about endogenous cost, let us first see कि हमारी endogenous cost किस किस तरीके से exist करती है। एक केस तो हमने देख लिया कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है हमको वो बियर करना पड़ेगा। सेकेंड, सपोज कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में किसी मतलब फर्म्स को देना चाहती है, तो अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो या तो ये जो लाइसेंस है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का, या तो ये लॉटरी के मीडियम से दे दे या फिर ये इसको ऑक्शन के मीडियम से दे। तो ऑक्शन के मीडियम में क्या होगा कि हमें बिड करना पड़ेगा, और जो इस लाइसेंस का प्राइस है, इस लाइसेंस का जो प्राइस है उस प्राइस के साथ साथ हमें एक बिडिंग प्राइस भी पे करना पड़ेगा।
अगर लॉटरी के मीडियम से करेंगे तो हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी, कोई एंडोजेनस कॉस्ट नहीं आएगी। तो जब गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस को ऑक्शन करती है तो उस केस में भी हमारी एंडोजेनस कॉस्ट अराइज हो जाती है और नंबर ऑफ फर्म्स कम होते हैं। थर्ड केस, सपोज कि हमारा फर्म्स के बीच में एस्केलेशन वॉर चल रहा है। एस्केलेशन वॉर मतलब होता है दैट दे वांट टू ऑब्टेन अ हायर मार्केट शेयर, they want to obtain a higher market share, and in order to obtain higher market share they will increase their output। और अगर कबीर आपको एक हिंट, एक रीजन तो यहीं से मिल जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का। अगर ज्यादा मार्केट शेयर ऑब्टेन करने के लिए कोई भी फर्म एक अपनी मिनिमम क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो उसका कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है, ये हम यहाँ पे ऑपरेट करने लगते हैं। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ हायर मार्केट शेयर अ फर्म हैज टू पे अ हायर कॉस्ट बिकॉज इट इंक्रीजेस द आउटपुट। And there can be a cost associated with research and development। Suppose कोई firm again research and development में किसी firm ने बहुत ज़्यादा investment किया है, but जो उसको पेटेंट मिला है, अब जबकि हम पेटेंट डिस्कस कर चुके हैं, से वो पेटेंट बहुत ही वीक पेटेंट है और ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए भी नहीं मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सोशल वेलफेयर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। से हमारी ये कोई मेडिसिन इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स या कोई एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक हायर टाइम के लिए, लेंदियर टाइम के लिए पेटेंट दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा कि इस फर्म का इन्वेस्टमेंट तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा बट इसको पेटेंट से प्रॉफिट कम मिलेगा। तो अगर कोई ऐसी फर्म ऐसी चीज में इन्वॉल्व है तो उसको पता है कि उसको कॉस्ट ज्यादा लगने वाला है। तो इन सारी सिचुएशंस में, चाहे वो एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो, चाहे वो ऑक्शन के थ्रू ये ऑक्शन के थ्रू लाइसेंस हो, बिडिंग के थ्रू, या फिर वो एस्केलेशन वॉर हो बिटवीन द फर्म्स, या फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न। So in all these cases where there is endogenous cost involved, the number of firms, the equilibrium number of firms will be less, will be less irrespective of the market size, irrespective of the मार्केट साइज। अभी हमने जो एक एग्जांपल डिस्कस किया है एडवर्टीजमेंट का, उसमें हमने ये देखा था कि यूएस का मार्केट साइज बहुत बड़ा है बट उसके बावजूद भी नंबर ऑफ फर्म्स इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू पोर्तुगल। तो इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ फर्म्स in the case of endogenous cost is less sensitive, is less sensitive मतलब वो बहुत ज्यादा एंटर नहीं करेंगी even though there can be an increase or a change in the market size। तो मार्केट साइज हमारा कितना ही बड़ा हो, बहुत सारी फर्म्स एंटर नहीं करेंगी जहां पे हमारा एंडोजेनस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अभी फिक्स्ड कॉस्ट में फिर से रिपीट कर रही है, जो हमने इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स पढ़ा था उस केस में हमने देखा था कि ये यहाँ पे देवर ए माइनस सी कुछ ऐसा था यहाँ पे, एंड हेयर इट इज एस बाय एफ। तो फिक्स्ड कॉस्ट जब इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस होती हैं, उसी तरीके से जब हमारा एंडोजेनस कॉस्ट होता है तो नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस होती हैं, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स जो मार्केट में ऑपरेट करती हैं वो कम होती हैं एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री जहाँ पे एंडोजेनस कॉस्ट नहीं होता है। आर वी क्लियर थ्योरिटिकली कि एंडोजेनस कॉस्ट कैसे इंपैक्ट करती है इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स को? थ्योरिटिकली क्लियर है? I think you guys, if you are making notes, take 1 or 2 minutes, but please do reply. Theoretically clear है तभी मैं इंडिविजुअल केसेस पे मूव करूंगी, otherwise I'll not move. I've just received 2 messages. I think others are probably noting down or making running notes.
All right. So let us discuss these cases one by one. So अभी जो हमारी केस स्टडी 2 है इन योर एडवर्टीजमेंट वाला तो हमने देख लिया है. अब हम लाइसेंस वाली चीज देखेंगे. वी विल एक्चुअली कंपेयर कि हमारा लॉटरी केस में क्योंकि किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बिडिंग प्राइस इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वहां पे हमारी नंबर ऑफ फर्म्स और साइज ऑफ फर्म का प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है. और जहां पे हमारा बिडिंग प्राइस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा एसोसिएट हो जाती है, तो वहां पे हमारा प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेस देन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द साइज एंड द नंबर ऑफ फर्म्स. सो अब केस स्टडी 2 ये बोल रहा है दैट सपोज गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स टू हैव दे हैव दिस न्यू टेक्नोलॉजी है and they want to provide this new technology, they want to allocate the license. और सपोज जो भी फर्म इस लाइसेंस को ऑब्टेन करती है उस फर्म का रेवेन्यू जनरेशन होता है विच इज डिनोटेड बाय से कैपिटल एस. ऑल्सो गवर्नमेंट हैज पुट इन वन कंडीशन टू ऑब्टेन द लाइसेंस. वो ये बोल रहे हैं कि सपोज अगर ये लाइसेंस हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री का है, सपोज ये लाइसेंस हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री का है, तो कोई भी कंपनी, द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग दिस लाइसेंस इज कि कोई भी कंपनी जो इस लाइसेंस को लेना चाहती है दैट शुड ऑलरेडी बी इन दिस इंडस्ट्री, इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री. सो दैट शुड ऑलरेडी बी इस्टेब्लिश्ड एज अ टेलीकॉम कंपनी. तो अब कोई भी कंपनी जब किसी इंडस्ट्री में एंटर होती है तो उसको तो एक एंट्री कॉस्ट लगता ही है. एंट्री कॉस्ट मतलब उसको एक फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा. जैसे कहीं पे उनको लैंड परचेज करना पड़ेगा या वो एरिया परचेज करना पड़ेगा, परचेज नहीं भी कर रहे हैं तो रेंट पे लेना पड़ेगा, कुछ मशीनरी लेनी पड़ेगी. तो एक इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए हमारा कुछ एंट्री कॉस्ट तो लगेगा ही. अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो लॉटरी के मीडियम से इस लाइसेंस को दे सकते हैं या फिर वो इसका ऑक्शन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लॉटरी का केस डिस्कस करते हैं. फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं करूंगी, नहीं तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा. सो फर्स्ट केस हम लॉटरी का डिस्कस करते हैं जहां पे गवर्नमेंट लॉटरी के मीडियम से इस लाइसेंस को इशू करती है. नाउ सपोज दैट देयर आर n, दिस इज स्मॉल n, दैट देयर आर n पोटेंशियल ग्रांटर्स, कि हमारी इंडस्ट्री में n फर्म्स हैं जो इस लाइसेंस को लेना चाहती हैं और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लॉटरी के मीडियम से कर रहे हैं. एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट यूएस में अभी तक लॉटरी के मीडियम से लाइसेंस असाइन किए जाते थे. सो अब अगर सबके पास इक्वल चांस है कि उनको ये लाइसेंस मिलेगा, सो वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फर्म टू हैव दिस लाइसेंस इज 1 by n, is 1 by n. जहां पे जो पॉइंट समझ नहीं आए वहीं पे मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट अगेन. अब हमें ये पता है कि जो फर्म है उनको रेवेन्यू हो सकता है बाय दिस s. सो वी कैन से दैट ईच फर्म हैज द पॉसिबिलिटी, ईच फर्म एक्सपेक्ट्स अ रेवेन्यू ऑफ s into 1 by n, कि उनको कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उनको ये रेवेन्यू होएगा, दैट विल बी s by n. दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि उनको ये लाइसेंस मिल जाएगा और वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे. अब ये जो s है ये हमने प्रीवियस इक्वेशन में इसको मार्केट साइज भी बोला था, इसको हमने मार्केट साइज भी बोला था, इफ यू गाइज रिमेंबर. सो वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ एंट्रेंट्स, हम क्या डिराइव करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ फर्म्स का और मार्केट साइज का क्या रिलेशन होएगा. सो वी विल से दैट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ एंट्रेंट्स will be at this point where pi is equal to 0. pi equal to 0 या profit equal to 0 क्यों होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. कल आई थिंक सार्थक ने क्वेश्चन पूछा था. So over there we explained that in order to derive the equilibrium number of entrants in a particular firm, this profit will be equal to 0, and profit will be total revenue minus total cost, that is 0. तो यहाँ पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू फर्म्स एक्सपेक्ट कर रही है, दिस इज s by n.
माइनस जो कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज जस्ट दिस फिक्स्ड कॉस्ट जो उनको पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखा है ना ऑलरेडी स्टैब्लिश टेलीकॉम को ही मिलेगा, तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है दिस इज आवर एंट्री कॉस्ट डिनोटेड बाय एफ, so this will be equal to 0. When we will solve this for the equilibrium number of firms, this will come out to be S by F. This will come out to be S by F. So we can conclude from here then that when there are no endogenous cost involved, there is a proportional relationship between the number of firms and between the साइज, मार्केट साइज और रेवेन्यू हमने एक तरीके से सेम इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि रेवेन्यू ही हमको बताता है कि हमारा इंक्रीज कितना होएगा किसी भी फर्म साइज में. That is why we have taken this S as size in the first section, and in the second section we have taken this as revenue. So over here, when we will conclude from this point, we can write down, as we can see from this equation, number of firms is proportional. Number of firms is proportional to market size. जितना भी मार्केट साइज इंक्रीज करेगा मतलब जितने ज्यादा चांसेस होंगे इस रेवेन्यू के इंक्रीज होने के, उतनी ही ज्यादा फर्म्स एंटर करेंगी. अगर ये रेवेन्यू अभी 1000 है और इस टेक्नोलॉजी को या इस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के बाद अगर सपोज हमारे ये रेवेन्यू 2 टाइम्स इंक्रीज होएंगे तो हमारी नंबर ऑफ फर्म्स भी 2 टाइम्स इंक्रीज होएंगी. So when there are no endogenous cost involved, we say that number of firms is proportional to the market size. That is, if no price competition, if there is no price competition, then twice as large a market implies twice as large the number of firms. Are we clear with this? आप लोग लिख लो. When you are done writing, just message clear and done. In the meantime, if anybody wants me to explain any point, please let me know. I will explain. कोई equation समझ नहीं आई है, कोई reason समझ नहीं आया है. Again, we'll follow the same thing. पहले इनकी इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे एंड देन विल मूव बैक टू द पीपीटी.